नाज़रीन आदाब, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रखे। आज भी हम इंटरनेशनल सिनेरियो पर बात करेंगे, लेकिन दो खबरें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक करेंसी से मुतालिक है। करेंसी जो है वो इकॉनमी की बुनियाद है, और उससे मुतालिक एक खबर है। वफाकी काबीना ने एक बड़ा फैसला किया है, उस पर बात करेंगे। और फिर बात करेंगे, स्पीकर कौमी असम्बली ने एक और कार्रवाई शुरू की है उस हवाले से जो लीडर ऑफ द अपोजिशन से मुतालिक है। ये मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की बुनियाद फराहम कर सकता है, ये काम अगर हो जाता है तो। इस हवाले से इस पर थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन जो हम मेनली गुफ्तगू करेंगे वो आलमी जो मंजरनामा बन रहा है, ईरान को जो खतरात लाक हैं, लातीनी अमेरिका में क्या हो रहा है सदर ट्रंप के इक़दामात के नतीजे में, उन पर बात करेंगे। तो पहले आलमी मंजरनामे पर बात कर लेते हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई। गुज़िश्ता रात कतर के वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर से भी बातचीत की, और ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं उनसे भी उनकी बातचीत हुई, और ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने बहुत वाज़ेह तौर पर ये कहा कि अमेरिका के साथ बात हो सकती है, लेकिन कुछ उन्होंने शराइत आयद की ईरान की सिक्योरिटी के हवाले से और ईरान के स्टेटस के हवाले से। लेकिन उसके साथ साथ ये क्यों करना पड़ा कतर को? कतर तो अमेरिका का इत्तेहादी है। अमेरिका में कतर का बहुत बड़ा बेस है, जिसमें कम से कम 10,000 जो है वो अमेरिकी नेवी सील्स भी हैं, अमेरिकी जो है वो पायलट्स भी हैं, अमेरिकी फ़िज़ाइया के लोग हैं, अमेरिकी अफवाज के लोग वहाँ मौजूद हैं मुख्तलिफ शोबों के। और ये इस रीजन में, एशिया में, ये सबसे बड़ा अड्डा है उनका। तो इसकी क्या जरूरत पड़ी उनको? उसकी वजह ये है कि अगर अमेरिका अटैक करता है ईरान पर, तो ईरान जो है लाजमी तौर पर उसको रेस्पॉन्ड करेगा, और वो रेस्पॉन्ड जो करेगा, या तो वो अमेरिकी जहाज जो हमलों के लिए आते हैं, जो शिप्स अराउंड में हैं, अगर या तो उनको निशाना बनाएगा। अगर कोई शिप अराउंड में नहीं है और जहाज जो है वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले हैं, उनको निशाना नहीं बनाया जा सकेगा, तो फिर ईरान के पास एक ही ऑप्शन होगा कि जो अमेरिकी इंस्टॉलेशंस हैं कतर में, उनको निशाना बनाए, जैसे माजी में भी उसने किया था। अमेरिकी इंस्टॉलेशन को निशाना बना लेना ही एक बड़ी आलमी कामयाबी समझी जाती है आजकल के हालात में, खासतौर पर जंग के हालात में। तो ये बड़ा खतरा है, और इराक इस हवाले से अपना किरदार भी अदा कर रहा है कि खत्ते की सूरत हाल में जो कशीदा है इस वक्त, उस कशीदगी में कुछ कमी आए और मामला जंग तक न जाए। लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अमेरिका के इक़दाम जो हैं उनकी एक्सेप्टेंस कितनी है खुद अमेरिका में। एक तो बड़े बड़े मुजाहरे अमेरिका में हुए सदर ट्रंप के इन इक़दाम के खिलाफ, लेकिन उससे ज्यादा बड़े मुजाहरे लाखों अफराद ने शिरकत की। उसमें चिली है, उसमें कोलंबिया है, उसमें लातीनी अमेरिका के और ममालिक हैं, अर्जेंटाइन भी है, और फिर वेनेजुएला में तकरीबन 90% लोग वेनेजुएला के सड़कों पर आए, और उन्होंने गुज़िश्ता रोज अमेरिकी इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। उनका ये कहना था कि हम जाग रहे हैं, हम फैसला करेंगे कि हमारा सदर कौन होगा, हम फैसला करेंगे हमारी हुकूमत कौन होगी। यानी अमेरिका का वो जो एक स्टैंड पॉइंट है कि जनाब वो पता नहीं मादुरो जो है वो कोई बड़े आदमी दहशतगर्द है, मादुरो जो है वो कोई बड़े जो है इंटरनेशनल स्मगलर है, या स्मगलिंग के जरिए अमेरिका को तबाह कर रहे हैं, मनशियात की स्मगलिंग के जरिए। वो तो दरार से बैठ गए, और असल अमरीकी अजाइम जो है तेल पर कब्जे के, वो तो पहले ही सामने आ चुके हैं। तो इसका मतलब यह है कि अमेरिकी इक़दाम को पूरे लातीनी अमेरिका में किसी मुल्क ने सपोर्ट नहीं किया। यूरोप का भी एक फटा पड़ गया है, क्योंकि जो ग्रीनलैंड पर है, डेनमार्क की मिल्कियत है, ग्रीनलैंड पर अमेरिका कब्जा करना चाहता है और बहुत वाज़ेह धमकी दे चुका है। और उसमें का तो ये भी कहना है कि मैं तो किसी से भी नहीं डरता, रूस से भी नहीं डरता, हमला करना पड़ा तो कर दूंगा, क्या मसला है। तो यानी अब जो फ्रांसीसी सदर हैं मेखवा, उनका ये स्टेटमेंट आ गया गुज़िश्ता शब, बहुत ही वाज़ेह स्टेटमेंट। उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका को से बाज रहना चाहिए, इसके नताइज हो सकते हैं। और यूरोप के दीगर ममालिक भी जो है वो, यूरोपीय यूनियन के 3-4 ममालिक, यूरोपीय यूनियन खुद इसको जो है वो स्टेटमेंट इशू कर चुकी है कि अमेरिका जो है वो ग्रीनलैंड पर कब्जे से बाज रहे, क्योंकि ग्रीनलैंड में भी बहुत सारी जो है वो रेयर मिनरल्स भी हैं और दीगर मादनियात भी हैं।
जहां जहां मादियात होंगी अमेरिकी एयरलाइन तो यही है कि वो अपने सामने जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील पाए उसमें अमेरिका के सामने कोई ना खड़ा हो। यानी वो चाहता है कि उसकी बिला शिरकत गैर पूरी दुनिया पर हुकूमत हो। चाइना को इकनॉमिकली वीक कर दे और रशिया को मिलिटरली वीक कर दे। भारत तो पहले ही उसके साथ असलहे की डील्स में है, तो भारत को वो वीक नहीं करना चाहेगा चाइना के लिए थ्रेट के तौर पर। लेकिन ये एक बड़ा मामला है और इसी वजह से गुज़िश्ता शब उन्होंने इंकशाफ भी किया था कि ईरान और अमेरिका के दरमियान राब्ता हुआ है। ये दो रोज पहले उन्होंने ये कहा था, परसों शब, यानी क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो है वो 12 घंटे का फर्क है, तो इसलिए कभी कभी मामला गड़बड़ हो जाता है। लेकिन इसका क्रेडिट जो है मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान को देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने मीडिएट किया, ईरान से भी पाकिस्तान कहा जा रहा है बात की गई, और फिर अमेरिका में भी पाकिस्तान ने अपने मुझे वही जो फौजी सफारतकारी और सिविलियन सफारतकारी है वो कनेक्शन इस्तेमाल किया और दोनों के दरमियान एक राब्ता इस्टेब्लिश करा दिया है। सदर ट्रम्प ने तो ये कहा कि राब्ता हो गया है और मुलाकात की कोशिश हो रही है और हम मुलाकात तो कर लेंगे, लेकिन उससे पहले कार्रवाई हो सकती है। अब ये इस बात को समझने की जरूरत है कि और फिर ईरान की जवाबी शर्त भी आ गई, ईरान भी राजी है। वो थोड़ी बहुत शरायत तो सब रखते हैं, उसके बाद जब मुज़ाकरात की मेज पर बैठते हैं तो सूरत जरा डिफरेंट होकर सामने आती है। और जब अमेरिका और ईरान बैठेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ और दोस्त ममालिक जो है वो भी उसमें अपनी कोशिशें कर रहे होंगे, तो सूरत मस्बत सिमत की जानी जा सकती है। लेकिन आज का ये जो इक़दाम है इसको दुनिया बड़े गौर से देख रही है, क्योंकि कतर में अमरीकी फौजियों को इनखला का हुक्म देने का मतलब ये कतर से जो कतर बेस पर है उसका मतलब ये है कि अमेरिका का इनखला मुकम्मल होते ही किसी वक्त भी हमला कर सकता है ईरान पर। और यकीनन इसराइल तो अमेरिका के साथ ही है, उधर से इसराइल भी एक ऑफेंसिव लॉन्च करेगा। अब इसराइल किस रूट से आएगा? पहले भी जब उसने ईरान पर हम अटैक किया था तो ईरान को दोस्त ममालिक जो हैं अरब वर्ल्ड में उनसे भी रेड सी में कह लें, शतुल अरब में कह लें, उनसे भी उनको गिला रहा कि उन्होंने अपनी एयर स्पेस प्रोवाइड की। अब पता नहीं इसराइल किस रूट से हमला करेगा, लेकिन अगर ये ज्वाइंट हमला होता तो ईरान के लिए तो बड़ा खतरा है ना। ईरानी सफारतकारों से मैंने आज भी पूछा, वो ये कहते हैं कि हम डिटरमिन्ड है, मुकाबले के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। और पाकिस्तान का रोल इसलिए है कि पाकिस्तान को पता है कि अगर पड़ोसी के घर में आग लगेगी तो उसका असर उस पर पड़ेगा। गुज़िश्ता रोज हमने बताया था, गुज़िश्ता उसमें ब्लॉग में, माफ कीजिएगा, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने ये बताया था कि ये जो है पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर इसलिए हो सकता है कि ईरानियंस का सबसे बड़ा इन्फ्लक्स पाकिस्तान में दाखिल हो सकता है पनाह के लिए, ईरानी पनाह गुज़ीनों का। और ये पाकिस्तान के लिए जाहिर सी बात एक परेशानी की बात होगी, एक इजाफी बर्डन भी होगा। फिर उसके अलावा ये जो कशीदगी है खत्ते में, पाकिस्तान की मौजूदगी में ये कशीदगी जो है वो खुद पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा चैलेंज होगी। और ये चूंकि खत्ते में बड़ा चैलेंज डेवलप हो रहा है तो इसी तनाजुर में 4 ममालिक सामने आए हैं। उनमें कतर है, कतर भी शामिल है, यूएई शामिल है, जबकि सोमालिया में यूएई के किरदार के हवाले से खुद सोमालियन गवर्नमेंट बहुत वो है, यूएई के साथ उसने ताल्लुकात तकरीबन मुनक़ता कर दिए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सऊदी अरेबिया और यूएई के ताल्लुकात चूंकि इस वक्त बेहतर है तो यूएई उसमें शामिल है, सऊदी अरेबिया शामिल है और ओमान शामिल है। ये 4 ममालिक जो हैं और आगे चलकर इसमें बहरीन और दीगर ममालिक भी शामिल हो जाएंगे। इन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो इंटरनेशनल मीडिया को इशू की और इन्होंने ये मुतालबा किया है कि अमेरिका जो है वो खित्ते में जंग न मुसलत ना करे, ईरान पर हमला ना करे। ईरान पर हमला इन चारों ममालिक का कहना है कि नाकाबिल कबूल है। तो एक जवाबी दबाव जो है वो आ रहा है। अब आप ये देखना होगा ये जवाबी दबाव कितना शदीद होता है, क्योंकि ओआईसी लेवल पर अभी तक ईरान के हवाले से कोई बाज़ाब्ता डिस्कशन नहीं हुई। वो जो सोमाली लैंड के हवाले से गैर मामूली इजलास बुलाया गया था वो जरूर हुई। सोमालिया जो है वो अरब वर्ल्ड के करीब आया है
पाकिस्तान के करीब आया है मजीद, लेकिन उनको जो है ईरान के हवाले से ओआईसी का डिस्कशन होना अभी बाकी है, ओआईसी का फैसला भी होना बाकी है। ये जितनी जल्दी अगर इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन ये 4 ममालिक का जो स्टेटमेंट है, सऊदी अरेबिया जो है वो इस्लामी दुनिया का भी कायदा है, वो गल्फ कंट्रीज की जो ऑर्गेनाइजेशन है जीसीसी, उसका भी वो कायद है, और अरब दुनिया को वो हमेशा से लीड करता आया है। तो इसका मतलब, और फिर उसके ईरान के साथ तो उसका वादा भी हो चुका है, और अब ईरान और सऊदी अरेबिया जो है वो दे आर एट गुड टर्म्स। तो ये उनका स्टेटमेंट इन 4 ममालिक का बहुत ही सिग्निफिकेंट है। यकीनी तौर पर अमेरिकी सदर इसके ऊपर तवज्जो देंगे, लेकिन बहरहाल इस वक्त सदर ट्रम्प जो है वो एक खास पैरानॉय का शिकार है, पागलपन का तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो बहुत ही एक अजीब सी कैफियत से दो चार है। जो चाहते हैं एक फैसला कर देते हैं, फिर उसकी तावीलें देते हैं, वो मुस्तरद हो जाती हैं, तो फिर कोई नई तावील तलाश कर लेते हैं। तो इस वक्त वो मुकम्मल तौर पर जो है वो रखते हैं कि वो हिप्नोटाइज्ड है, क्योंकि वो तुले हुए हैं कि दुनिया पर जंग मुसल्लत हो और नया वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील पाया, और उसके नतीजे में अमरीकी बरतरी बालादस्ती कायम हो दुनिया में। तो बहरहाल अब देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। अगले 48 घंटे कहे जा रहे हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगले 48 घंटे में कतर में जो मौजूद है अमरीकी फौजी वो निकल जाएंगे। उसके बाद फिर पाकिस्तान को, कतर को, ईरान और सऊदी अरेबिया वगैरह को अपनी कोशिशें मजीद तेज करना होंगी कि खिते में पर जंग मुसल्लत ना हो, क्योंकि अगर यहाँ जंग मुसल्लत होती है तो पाकिस्तान के लिए एक नया चैलेंज दरपेश होगा, क्योंकि भारत भी जो है ना वो कुछ शरारत के मूड में है। तो भारत को कौन रोकेगा, भारत कैसे बिहेव करेगा, ये पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा चैलेंज है। इस पर जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के अदारे हैं वो पूरी तरह जाग रहे हैं, और वो भारत की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। दिल्ली में तार हिलती है, यहाँ उसका असर आ जाता है, यहाँ उसकी तमाम चीजें आ जाती हैं। तो पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है भारत की किसी भी शरारत से निपटने के लिए। इस हवाले से परेशानी की कोई बात नहीं है, लेकिन खित्ते में जंग जो अगर फैलती है तो फिर इसका खदशा ये है कि उसमें रूस चीन इन्वॉल्व हो जाएंगे। अगर रूस चीन इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फिर और बड़े मसाइल होंगे। देखते हैं आगे चलकर क्या सूरत डेवलप होती है, इसके लिए हमें इंतजार ही करना होगा, क्योंकि ओनली टाइम होल्ड्स द आंसर। अब आते हैं उस बड़ी खबर की जानिब। वफाकी काबीना का आज इजलास हुआ। एक तो खास बात यह थी नाज़रीन कि इजलास की किसी को खबर ही नहीं थी। मुझे कल किसी ने चलते चलते बताया था, और आज एक दोस्त है उन्होंने मुझसे पूछा जब ये मैसेज आया पीएम हाउस का कि वज़ीर आज़म के रिमार्क्स की पीटीवी चलाएगा, तो उसने मुझसे पूछा कि ये क्या हो रहा है। मैंने कहा कि उसकी बीट है, हालांकि मेरी बीट भी नहीं है। तो मैंने उनसे उसको बताया कि मुझे कल किसी ने बताया था कि वफाकी काबीना का इजलास आज होगा, और वो इजलास हुआ। उसमें और तो बहुत सारे फैसले किए गए, लेकिन एक बहुत ही माशी हवाले से बहुत सिग्निफिकेंट फैसला किया गया। वो फैसला है करेंसी नोट की तब्दीली का। अब नाज़रीन, करेंसी नोट की तब्दीली जो है वो बिला वजह नहीं होती। मुझे भारत की मिसाल आप देख लेना, करेंसी नोट स्मगलिंग में, पैरेलल इकोनॉमी में बड़ा रोल प्ले करते हैं, और फिर करप्शन में भी बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि बड़े नोट होते हैं। अगर आपकी दराज में रखे हैं तो बड़ा 5,000 का नोट जो है उसमें लाखों रुपए कैरी करना बहुत आसान होता है। एक ब्रीफ केस में आप करोड़ 2 करोड़ ले जाया करते हैं। नरेंद्र मोदी ने शुरू में उनको बहुत बुरा भला कहा गया था, लेकिन वो इकदाम भारतीय मीशत के लिए अच्छा साबित हुआ। उन्होंने बड़े नोट खत्म कर दिए, तो सिर्फ 100 रुपए का नोट जो है वो रखा। उसके नतीजे में भारत में अब करप्शन जो है उसका, यानी गलत पैसे का लेन देन जो है भारतीय मीशत में वो कम हो गया है। तो भारतीय मीशत को इस हवाले से जो बड़ा चैलेंज था वो खत्म हो गया। तो पाकिस्तान को भी ये कई जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं वो हुकूमत को ये मशवरा देते रहे हैं कि बड़े नोट जो है वो खत्म कर दिए जाए। पाकिस्तान की अपनी कंसिडरेशन हैं, हुकूमत को उस हवाले से स्टेट बैंक को फैसला करना होगा, हुकूमत को करना होगा। लेकिन आज जो बड़ा ये फैसला, ये बड़ा फैसला है इसलिए कि एक तो खैर एक लतीफ़ा आपको बता दूं, मैं कराची में रहता था तो 5,000 रुपए का नोट था। मैं रक्शे में घर आया, ये 2004-5 की बात है, तो 20 रुपए का नोट निकला था, तो दोनों आइडेंटिकल थे। तो मैं घर आया, मैंने और रक्शे ने मुझसे 120 रुपए मांगे, तो मैंने उसको 120 रुपए दे दिए। थोड़ी देर बाद घर का दरवाजा बजा, वो रक्शे वाला खड़ा था। उसने कहा जी मैं माफी चाहता हूँ, आप मुझे 5,000 रुपए का नोट दे गए।
खैर मैंने रक्षे वाले का भी शुक्रिया अदा किया क्योंकि ईमानदार आदमी था, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर जो हमारा 20 रुपए का नोट था, एक तो वो आइडेंटिकल था, दूसरा ये था कि उसकी एक जाली कॉपी आई थी 5,000 के नोट की लाहौर में। और वो दुकानदार जो है वो जो कॉपी थी, जाली नोट था, उसको ओरिजिनल समझ लेते थे और 5,000 का जो ओरिजिनल नोट था उसको नहीं समझते थे। ये कहानियां हमारे यहाँ होती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मईशत के लिए ये अच्छा इसलिए होगा कि जो आपकी पैरेलल इकॉनमी है वो फौरी तौर पर जो है वो उसमें डाउन स्लाइड आएगी स्मगलिंग में भी, क्योंकि पेमेंट्स जो है वो ओल्ड इकॉनमी करेंसीज में तो नहीं हो सकेंगी। करेंसी अगर नोट तब्दील हो जाता है तो, और फिर नोट जो है वो खुफिया इंतहाई, उसका डिजाइन जो है वो इंतहाई खुफिया रखा जाता है क्योंकि वो स्टेट बैंक डिजाइन करता है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में वो शाये होता है, छपता है। तो वो एक बड़ा फैसला है पाकिस्तानी इकॉनमी के लिए। अल्लाह करे ये फैसला पाकिस्तानी इकॉनमी को बूस्ट करने का सबब बने और ये बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन इसके साथ अगर हम बड़े नोट खत्म करें तो ये मेरे नजदीक इकॉनमी में सबसे ज्यादा बड़ा बूस्टर लग सकता है इससे, क्योंकि आपके यहाँ इसे करप्शन भी खत्म हो सकेगी और पैरेलल इकॉनमी को लंबी लॉन्ग टर्म बुनियादों पर नुकसान भी पहुंचेगा। अब नाज़रीन चलते चलते आपको खबर सुना देते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली से आज फिर पीटीआई ने मुशावरत की कायदे इख्तलाफ के मामले पर। अब वो कायदे इख्तलाफ के लिए एक ही उम्मीदवार है, महमूद अचकज़ई। अभी तक एस्टेब्लिशमेंट को उन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्योंकि वो जो उनका रवैया टुवर्ड्स एस्टेब्लिशमेंट होता है या मुक़तदरा की जानिब जो होता है और पाकिस्तान के हवाले से उनके स्टेटमेंट्स जो पिछले चंद दिनों में आए जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि कुछ इलाके आज़ादी का ऐलान कर सकते हैं, तो ये बहुत ही खतरनाक रुझान है किसी भी एक बड़े लीडर की तरफ से, और ये इसके इम्पैक्ट्स बहुत जो है वो ख़राब होते हैं। तो ये चूंकि महमूद अचकज़ई इस किस्म की गुफ्तगू करते तो इसलिए वो मुक़तदरा को उन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान में महमूद अचकज़ई को नामज़द किया जाता तो इसको 2-3 फ़ायदे होंगे, और यही बात स्पीकर जो है वो आज है। खाली मुक़तदरा को तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, नून लीग को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं महमूद अचकज़ई की के किरदार पर, उनकी सियासत पर। खुद स्पीकर को भी गो के तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्योंकि स्पीकर के बारे में जो उन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की थी वो भी नाकाबिले कबूल थी और उसकी माज़रत भी उन्होंने नहीं की। अभी हालांकि वो नवाज शरीफ से मिलकर आए, लेकिन नून लीग के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल इस पर नहीं आया, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान तो कहते हैं कि ये पीटीआई का हक है, वो महमूद अचकज़ई को नामज़द करे या किसी और को। हालांकि बलूचिस्तान में महमूद अचकज़ई और मौलाना फजलुर रहमान बराह रास्त एक दूसरे के बड़े मद्दे मुकाबिल होते हैं, लेकिन ये हो गया। अब आज स्पीकर ऑफिस ने उस प्रोसेस का आगाज कर दिया, तस्दीक का अमल। और अरकान कौमी असम्बली जो है वो जिनके बारे में ये कहा जाता है पीटीआई के अरकान जब स्पीकर साहब से मिलते हैं तो उनको कहते हैं कि आप ना नामजद कीजिएगा महमूद अचकज़ई साहब को, तो उनको अब फर्दन आकर अपने दस्तखतों की तस्दीक करना होगी। उसके बाद जुमेरात तक ये मामला यानी कल तक ये मामला हल होने की तवक्को है, और लगता यह है कि महमूद अचकज़ई लीडर ऑफ द अपोजिशन नामजद हो जाएंगे, लेकिन एक बड़ी शर्त के साथ। शर्त महमूद अचकज़ई को भी स्पीकर ऑफिस से बता दी गई है कि जब आपने लाइन क्रॉस की तो आपका माइक भी बंद किया जाएगा और दीगर और भी कार्रवाइयां हो सकती हैं। खुदा हाफ़िज़।